हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 16th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में ओयांग मीटिंग में सभी कंपनी के मेंबर्स को बताता है कि उनको नया वेन्यू भी मिल गया है। तो ये सब सुनकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हमारी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उसके बाद ओयांग सभी कंपनी के मेंबर्स को वेन्यू की फोटो दिखाता है। वेन्यू की फोटो देखने के बाद मिया ओयांग से कहती है कि ये वेन्यू हमारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो ओयांग उससे बोलता है कि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, सारे वेन्यू बुक हो चुके हैं। सेकंड, ये वेन्यू हमें बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है, हम अपना आधा पैसा इस पे लगा दें, बाकी बचा हुआ पैसा हम एग्जीबिशन में खर्च कर लेंगे। तो मिया कहती है कि ये वेन्यू वो हमें इसलिए चीप रेट पे दे रही है क्योंकि ये वेन्यू किसी भी काम का नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम इस बेकार से वेन्यू को कैसे चुन सकते हैं? तो ओयांग मिया से कहता है कि तुम्हें अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। दूसरी तरफ चैनजे और ओरे को भी पता चल जाता है कि ओयांग ने किस जगह को चुना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और उनको ये भी पता था कि ओयांग ने जिस जगह को चुना है वो जगह बहुत ही ज्यादा बेकार है। और यही सब के बारे में सुनकर ओरे और चैनजे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर ओयांग इस जगह को चुनेगा तो उसका प्रोजेक्ट पक्का ही फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ ओयांग अपना फाइनल फैसला सबको सुना देता है। तभी वहाँ पर मिया उठती है और उन सभी से कहती है कि आप सभी को इस जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप सभी सच्ची में ओयांग की बातों से सहमत है? क्या आप सभी को भी लगता है कि वो जगह हमारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? आप सभी को उस जगह से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है? तो उनमें से कोई भी मिया की बातों का रिप्लाई नहीं करता है। तभी ओयांग उन सभी से कहता है कि अब मीटिंग खत्म हो गई है, इसीलिए आप सभी जा सकते हैं, और ऐसा कहकर वो भी वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ ओयांग की कंपनी की एक मेंबर ओरे से मिलने के लिए आई होती है और वो ओयांग की प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी बातें ओरे को बताती है और उससे कहती है कि जो जगह ओयांग ने सिलेक्ट की थी मिया को वो जगह ठीक नहीं लगी, इसीलिए दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया है। वो लड़की अभी से ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से ही ओरे को ओयांग की प्रोजेक्ट की सारी खबरें देने पे लग रही थी, और ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि ओरे नेक्स्ट ईयर उसे अब्रॉड में ट्रांसफर कर सके। थोड़ी ही देर में मिया गुस्से में ओयांग के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितने बार बता दिया कि वो जगह हमारे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि जो मेहनत हमने स्टार्टिंग से की है वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाए? ओयांग, तुम इन सारी चीजों को मजाक में मत लो, यही सारी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हमें एक अच्छा सा वेन्यू ढूंढना चाहिए। अभी भी हमारे पास एक अच्छा वेन्यू मिलने की बहुत सारी होप्स है, हम इस तरीके से होप नहीं खो सकते। तो मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद भी ओयांग उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता है और वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ ओयांग गुस्से में बहुत देर से वर्कआउट कर रहा होता है तो उसका बॉडीगार्ड उसको बोलता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट लग रखी है, प्लीज तुम इतना वर्कआउट मत करो वरना तुम्हें तुम्हारे हाथ पे और ज्यादा दर्द होगा। तुमसे मिया बात करने के लिए आई है तो मुझसे बात कर लो। तो मिया का नाम सुनने के बाद ओयांग और भी ज्यादा वर्कआउट करने लग जाता है और अपने बॉडीगार्ड की कुछ भी बात नहीं सुनता है। तो उसके बाद मिया ओयांग के सामने आती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे सभी मेंबर्स के सामने तुमसे आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें अकेले में बताना चाहिए था। बट ओयांग, तुम समझने की कोशिश करो, हमने इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारी मेहनत की है और इस तरीके से हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद भी ओयांग उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता है और अपनी एक्सरसाइज ही करता रहता है। तभी मिया उसके सामने आती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ डिस्कस तो करो, तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? तो उसके बाद ओयांग गुस्से में बॉक्सिंग करने लग जाता है। तभी मिया उसके आगे आ जाती है और एक मुक्का उसके मुंह पे लगने वाला होता है। तो ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? तो मिया उसे बोलती है कि मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। मैं तुमसे बस अभी भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम उस वेन्यू को कैंसिल कर दो। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और तुम्हारा इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में तुम्हारी मदद भी करूंगी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नया वेन्यू चुना है और तुम मेरी बात मानो, वो वेन्यू बहुत ही अच्छा है। तो दूसरी तरफ वे जब बर्तन धो रही होती है तभी उसके सामने उसका भाई लीदो आ जाता है। तो वे अपने भाई को देखकर कहती है कि अब आप मेरे भाई नहीं हो, आप सुबह से देख रहे हो कि मैं कितने ज्यादा बर्तन धो रही हूँ लेकिन फिर भी आप मेरे सामने एक बार भी नहीं आए। तो ये सब सुनकर लीदो कहता है कि वाकई में तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो ये सब सुनकर वे उससे बोलती है कि आप मेरी तारीफ ही करोगे और मुझे कुछ रिवॉर्ड भी दोगे, न्यू क्लॉथ या न्यू बैग कुछ तो दो। तो लीदो कहता है कि तुमने इतनी भी ज्यादा मेहनत नहीं की है, चलो तुम दोबारा से बर्तन धोने लग जाओ। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से जाने वाला होता है तब तक वे उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि भैया प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कब से न्यू क्लॉथ्स नहीं पहने हैं और नए बैग को तो मैंने टच भी नहीं किया है, दिन रात बस मैं बर्तन ही धोते रहती हूँ। तो लीदो उससे बोलता है कि तुम नया बैग लेना और नए क्लॉथ्स भी लेना जब तुम अपनी मनी कमाओगी।
जल्दी से ये बर्तन दो, उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई मुझसे ले लेना। मैं तुमको क्लॉथ या बैग तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ कि इन सब के बदले आज तुम रेस्ट ले सकती हो और तुम्हारे बदले के बर्तन मैं साफ कर दूंगा। तो ये सब सुनकर वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागकर वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ मिया ओयांग से कहती है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लीडो का नया होटल यूज कर सकते हैं। वो होटल अभी नया है, प्लस वहाँ की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। तो ओयांग कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उस वेन्यू के लिए ऑलरेडी पे कर चुका है। तो मिया कहती है कि तुमने एक ही बार में सारी अमाउंट पे कर दी। फिर ओयांग कहता है कि हाँ। तो मिया कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो मिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सीयू से कह के इसका कुछ अरेंजमेंट करवाती हूँ। तो ओयांग कहता है कि बार बार इस तरीके से सीयू की हेल्प लेना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मिया कहती है कि सीयू की नहीं तो हम लीडो की तो हेल्प ले ही सकते हैं ना, वो बहुत अच्छा है, वैसे भी वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारी हेल्प तो कर ही देंगे। फिर ओयांग मिया से कहता है कि मानता हूँ कि लीडो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो भी तो एक बिजनेसमैन है और जब किसी भी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस की बात आती है तो उसके फैमिली फ्रेंड से ऊपर सबसे बड़ा बिजनेस होता है, इसीलिए हम लीडो की हेल्प नहीं ले सकते। फिर मिया बोलती है तो क्या करें हम, मैं इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ लीडो से उसकी हेल्प मांगने के लिए और मुझे पता है कि वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। थोड़ी देर में मिया लीडो के रेस्टोरेंट में उससे हेल्प मांगने के लिए जाती है। तो लीडो कहता है कि अच्छा कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा नया होटल यूज करना चाहती हो। तो मिया कहती है कि हाँ। फिर उसके बाद लीडो उससे बोलता है कि ओयांग तुम्हारी इस बात से सहमत है। तो मिया कहती है कि नहीं, वो तो मेरी बात से सहमत नहीं है, उसने कोई दूसरा ही बेकार सा वेन्यू बुक करा दिया है। तो लीडो उससे बोलता है कि मैं ओयांग का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और अगर उसको मेरी हेल्प चाहिए होती तो वो मुझसे बोलता, और अगर उसका ये फैसला है कि वो किसी दूसरे वेन्यू में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाना चाहता है तो मैं उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट करता हूँ और आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो सब ओयांग की वजह से आएगा ना, तो ये सब उसका फॉल्ट होगा, इसमें तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो, कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करती हो। तो मिया कहती है कि ये सब आप क्या बोल रहे हैं, ओयांग मेरा बॉस है और मैंने उससे ये प्रॉमिस किया है कि मैं सबके सामने उसकी इमेज बनवा कर ही रहूंगी, और वैसे भी उसने मुझसे कहा था कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है और अगर उसने ये वेन्यू बुक कर लिया ना तो उसका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। अगर वो इस प्रोजेक्ट में अनसक्सेसफुल हुआ तो उसकी जॉब चली जाएगी क्योंकि उसने सभी के सामने चैलेंज दे रखा है, और अगर उसकी जॉब चली जाएगी तो मेरी भी जॉब चली जाएगी, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये सब सुनकर लीडो उससे मजाक में कहता है कि तुम अपनी जॉब की टेंशन मत लो, अगर तुम वहाँ से निकल भी गई ना तो तुम मेरे यहाँ जॉब करने के लिए आ सकती हो। तो ये सब सुनकर मिया उनसे कहती है कि लीडो मैं इस टाइम पे मजाक नहीं कर रही हूँ, आप तो ओयांग के सबसे अच्छे दोस्त हो ना, तो प्लीज आप उसे समझाइए। तो लीडो कहता है कि ओके बाबा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और मैं ओयांग को समझाऊंगा भी। तो ये सब सुनने के बाद मिया लीडो को थैंक यू बोलती है और वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ मिया के डैड इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उनसे मिया की मॉम और उसकी बहन के बारे में पूछते हैं। तो इंस्पेक्टर उनको बताते हैं कि मिया की मॉम और मिया की बहन चाइना में नहीं है बल्कि वो थाई में है, और इवन उनको अभी भी पता चला है कि वो थाई में भी नहीं है, वो वहाँ से भी पता नहीं कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर उनसे बोलते हैं कि हम आपको बस इतना ही बता सकते हैं, अगर आपको इससे ज्यादा कुछ जानना है तो आप खुद ही बैंकॉक में जाकर पता कर सकते हैं। तो यही सब सुनकर मिया के डैड उनको थैंक यू बोलते हैं और वहाँ पर से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में मिया की बहन बॉक्सिंग देखने के लिए जाती है तो उसका दोस्त उसे पहले ही बोल देता है कि तुम बस बॉक्सिंग देखना ही, करना मत, क्योंकि उसको तो पता ही था कि मिया की बहन को बॉक्सिंग कितना ज्यादा पसंद है। तो मिया की बहन रोनन उससे बोलती है कि ओके ओके मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगी, बस देखूंगी। तो थोड़ी देर में मिया के डैड मिया से कहते हैं कि तुमने मेरा बैंक कार्ड देखा। तो मिया उनको बताती है कि उन्होंने कहाँ पर अपना बैंक कार्ड रखा है। तो उसके बाद मिया उनसे बोलती है कि आज आपको अचानक से बैंक कार्ड की जरूरत क्यों पड़ गई। तो मिया के डैड कहते हैं कि मैंने सोचा कि हमें कहीं नई जगह घूम कर आना चाहिए। तो ये सब सुनकर मिया अपने पापा से कहती है कि पापा आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ना नई नई जगहों पर जाना चाहिए, इससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप यूरोपियन कंट्री में जाओ, वहाँ पर काफी अच्छी चीजें मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि नहीं, यूरोपियन कंट्री पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम किसी एशियन कंट्री पे ही जाएंगे। तो उसके बाद मिया अपने पापा से कहती है कि पापा आप एक काम करो कि आप स्टॉल बंद कर दो, अब मैं आपके लिए पैसे कमाऊंगी। तो ये सब सुनकर मिया के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस भी आऊंगा, इसलिए घर खर्चे की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिया की बहन दोरन को बॉक्सिंग इतनी ज्यादा पसंद थी, इसलिए अपने सामने बॉक्सिंग होते हुए वो बॉक्सिंग कैसे नहीं करती, इसीलिए जब वहाँ पर एक लड़का सभी को चैलेंज कर रहा होता है अपने साथ बॉक्सिंग करने के लिए, तो दोरन उसके सामने जाती है और कुछ ही देर में वो उसको हरा भी देती है। तो ये सब देखकर उसका दोस्त से बोलता है कि मैंने तुम्हें बॉक्सिंग करने के लिए मना किया था ना, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। तो दोनों उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बॉक्सिंग अच्छा तो है, इससे हमें थोड़ी बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। तो ये सब सुनकर उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हारी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए पैसे नहीं है, और तुमको ये भी पता है ना कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम्हारी मॉम का क्या होगा। तो उसके बाद दोरन उससे बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं अपनी मॉम के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ, इसलिए मैं बॉक्सिंग करती हूँ, मुझे उनके खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे तो कमाने ही होंगे ना। नेक्स्ट डे ओयांग अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और उसको अपनी सारी प्लानिंग बताता है।
फिर उससे कहता है कि प्लान सारा एक जैसा है, बस हमने जगह चेंज कर दी है। तो उसकी बहन सब कुछ जानने के बाद भी इतनी अनजान बनती है और उससे कहती है कि तुमने जगह चेंज क्यों की। अपनी बहन की बात सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि हम जितने भी वेन्यू को बुक कराने गए थे वो ऑलरेडी बुक थे, इसीलिए हमें फाइनली यही वेन्यू चुनना पड़ा। तो उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि प्रोजेक्ट तुम्हारा है, इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। अपनी बहन की बातें सुनने के बाद ओयांग उनसे बोलता है कि कब आप ये सब करना बंद करेंगी। तो ओरे उससे बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो ओयांग उससे कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ गई है, क्यों आपने ही वो सारे वेन्यू बुक करा रखे हैं ना। तो ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। फिर ये सब सुनकर ओयांग उनसे बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रही है और क्यों करेंगी ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही है वो बहुत गलत है। मुझे पता है कि आप मुझे अपना भाई नहीं मानती है, लेकिन अपनी कंपनी के बारे में तो थोड़ा सा सोच लो। मैं इस प्रोजेक्ट को इसीलिए कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ और मैं भी इस कंपनी को संभालने के कैपेबल हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं आपसे ये कंपनी छीनूंगा। तो ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि मैंने ही वो सभी वेन्यू बुक करा रखे। तो यही सब सुनकर उसको याद आता है जब वो सीयू के साथ मिला था और उसने सीयू को इस बारे में पता करने के लिए बोला था। तो सीयू ने उसे बताया था कि ये सारे वेन्यू एक ही टाइम पर बुक हुए हैं, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है और ऐसा भी नहीं है कि इसको अलग अलग कंपनी से बुक कराए होंगे, इस सभी को किसी एक इंसान ने बुक कराया है। तो यही सब सुनकर ओयांग को पक्का शक हो जाता है कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का ही हाथ है। तो यही सब सोचकर ओयांग अपनी बहन से बोलता है कि मुझे पता था कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। तो ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो तो तुम सीधा सीधा बोल दो ना, इस तरीके से बिना प्रूफ के तुम मेरा नाम बदनाम क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, इस तरीके के एक्सक्यूजेस बनाने पर नहीं। तो ये सब सुनकर ओयांग उनसे बोलता है कि आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए क्योंकि मुझे आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा ही कहकर ओयांग वहाँ पर से चला जाता है। ओयांग की बातें सुनकर ओरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चैनजे के सामने जाकर बोलती है कि ओयांग को पता चल गया है कि वेन्यू सारे बुक कराने के पीछे हमारा ही हाथ था। तो ये सब सुनकर चैनजे उससे बोलता है कि तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर ओयांग को हमारे बारे में पता भी चल गया है तो क्या हो गया, उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी पक्का सबूत नहीं होगा, क्योंकि ये सब करते समय मैंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं था, वो पक्का ये सब अंदाजे से बोल रहा होगा। थोड़ी ही देर में मिया ओयांग से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी टीम को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे टीम के कुछ मेंबर्स तुम्हारी बहन के साथ जुड़े हों और हमारे सारे प्रोजेक्ट की खबर वो उन्हें दे रहे हो। तो ये सब सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने बार कहा है, जब तक तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तब तक तुम मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी मत बोलो और हमें नई टीम की जरूरत नहीं है, हमारी पुरानी ही टीम हमारे लिए काफी है। ऐसा ही कहकर ओयांग वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में सीओ अपने पापा के सामने आती है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि फ्रांस से उसके लिए एक लेटर आया है और वो लेटर किसी और की तरफ से नहीं है बल्कि उसके कॉलेज की तरफ से है। तो ये सब देखकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि सीओ तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुमने इतनी लंबी छुट्टी अपने कॉलेज से ली है। तो सीओ अपने डैड से कहती है कि मिया के जाने के बाद मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन तक यहाँ पर आ जाऊँ। एंड आई एम सो सॉरी डैड, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया था। तो उसके बाद सीयू के डैड सीयू से कहते हैं कि बेटा मुझे पता है कि तुम ओयांग को पसंद करती हो और तुमने उसके लिए कितनी सारी चीजें भी की है, बट इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर ओयांग तुम्हारी किस्मत में होगा तो वो तुम्हें मिल जाएगा, बट अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, ओयांग नहीं। तो अपने पापा की बात सुनने के बाद सीयू उनसे कहती है कि ओके पापा, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी। थोड़ी ही देर में ओयांग के सामने एक लड़का आता है और उससे बोलता है कि आपने सारी चीजों की तैयारी तो कर ही ली होगी, लेकिन आपने अब तक अपने शो के लिए कोई मॉडल ढूंढी। तो ये सब सुनकर ओयांग उनसे बोलता है कि हम इस बार भी वही मॉडल चुनना चाहेंगे जो कि हमारी कंपनी पहले से चुनती आ रही है। तो ये सब सुनकर वो बोलता है कि आपको मानना पड़ेगा, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है लेकिन फिर भी आपने उसी को चुना, आप सच में एक परफेक्ट बॉस है। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा प्रोजेक्ट है और इसीलिए ही मैं अपनी पर्सनल बातों को इस सबसे साइड रखता हूँ। बाय द वे मेरे शो के लिए उससे ज्यादा परफेक्ट मॉडल कोई और हो ही नहीं सकती है। तो जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो मॉडल आ जाती है और ओयांग को थैंक यू बोलती है उसकी इतनी तारीफ करने के लिए, और उसके बाद उससे बोलती है कि अगर हो सके तो वो उसके साथ एक डिनर पर जाना चाहेगी। तो ओयांग उससे बोलता है कि वो उसके साथ डिनर पे जाएगा लेकिन बाद में, क्योंकि अभी उसे बहुत सारा काम है और वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। दूसरी तरफ मिया जब अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही होती है कि किस तरीके से वो पूरे प्रोजेक्ट को संभाले, तब तक वहाँ पर चैनजे आ जाता है और उससे कहता है कि हमेशा तो तुम ओयांग के साथ रहती थी, क्या हुआ आज ओयांग तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया? लगता है कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, मुझे तो लगता है कि उसके लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि ओयांग अभी ऑफिस में नहीं है, तुम बाद में आना। फिर चैनजे उससे बोलता है कि ओयांग अभी ऑफिस में नहीं है इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम इस नौकरी को छोड़ दो। ओयांग एक बहुत ही अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि तुमसे हैंडल नहीं हो पाएगा।
तो बेहतर यही होगा कि तुम इस जॉब को छोड़ दो और अपने मेजर की कोई और जॉब ढूंढो। तो चेंजे की बातें सुनकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चेंजे से कहती है कि ओयांग चाहे जैसा भी है लेकिन वो तुम्हारी तरह चीटर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमें अलाउ नहीं है कि काम करते टाइम हम किसी भी अनजान इंसान से बात कर सके, इसलिए आप यहाँ पर से जा सकते हो। तो मिया की बातें सुनकर चेंजे को काफी शर्म आती है, इसलिए वो वहाँ फिर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मिया अपनी कंपनी के पार्सल चेक करने के लिए आती है, तो उसके बाद वो वहीं पर ही खड़े होकर उन पार्सल्स को गिनने लग जाती है। थोड़ी ही देर में मिया उनमें से एक पार्सल को फाड़ती है अपनी कंपनी का पोस्टर चेक करने के लिए। बट जैसे ही वो पोस्टर चेक करती है तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उनसे बोलती है कि ये तुमने गलत पोस्टर छाप दिए, ये हमारी कंपनी के पोस्टर नहीं है, ये पोस्टर तुम्हें किसने छापने के लिए कहा। तो उसके बाद वहाँ पर खड़ा एक लड़का बोलता है कि ये पोस्टर आपकी कंपनी ने ही हमें छापने के लिए कहे थे, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब देखकर मिया बहुत ही ज्यादा उदास होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें जितने पैसे मुझसे लेने हैं तुम ले लो, बट प्लीज हमारी कंपनी के लिए दोबारा से पोस्टर छाप दो क्योंकि ये पोस्टर हमारी कंपनी के लिए नहीं है। तो ये सब सुनकर वो लड़का उससे बोलता है कि आपके पोस्टर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उन सबको बनाने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, और अगर हमें आपके पोस्टर्स बनाने होते तो हम बना देते, लेकिन हमें और भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए हम अभी आपके पोस्टर नहीं बना सकते हैं। ये सब सुनकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर से चली जाती है। ये सब देखकर तो बेचारी मिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि अब तो उसका पूरा प्रोजेक्ट पानी में गया। पहले से ही ओयांग ने एक बेकार सा वेन्यू बुक कर लिया था, ऊपर से अब तो उनके पोस्टर भी गलत छप गए थे, इसीलिए मिया बहुत ही ज्यादा उदास होकर रोड के किनारे में बैठ जाती है। सुबह से रात हो जाती है और ओयांग मिया को ढूंढते ढूंढते वहीं पर ही आ जाता है। जैसे ही मिया ओयांग को देखती है तो वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और ओयांग से कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने हमारी कंपनी के गलत पोस्टर छपवा दिए हैं, मैंने उन्हें दोबारा से नए पोस्टर छापने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो कह रहे थे कि उन पोस्टर को छपवाने के लिए हमारी कंपनी ने उनसे कहा था, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसके बाद ओयांग उसको बोलता है कि चलो कार में बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में मिया जब कार में बैठ जाती है तो वो कार में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई हमारी कंपनी में हमें धोखा दे रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देख लिया ना तुमने, हो गया ना सब कुछ बर्बाद। जिधर मिया इतनी उदास हुई रहती है उधर ओयांग एकदम कूल होकर बैठा रहता है। ओयांग को इतना कूल बैठे देखकर मिया उससे बोलती है कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, यहाँ हमारा पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। तो मिया की बातें सुनकर ओयांग हंसने लग जाता है। उसके बाद मिया उससे बोलती है कि तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम हमारे शो को डिले कर दो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी और हर एक चीज पर भी निगरानी मैं रखूंगी। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। थोड़ी ही देर में मिया ओयांग से कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो ओयांग कहता है कि लीदो ने अपना नया होटल खोला है ना, इसलिए उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। तो ये सब सुनकर मिया उससे कहती है कि यहाँ हमारा प्रोजेक्ट पूरा बर्बाद होने वाला है और तुम्हें डिनर करने की लगी है, मुझे नहीं करना है डिनर, तुम ही चलो अकेले। तो ओयांग कहता है कि लीदो ने हमें बहुत ही प्यार से बुलाया है, इसलिए तुम उसी के सामने चलकर ये सब बोल लेना। थोड़ी ही देर में मिया जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी सीयू और लीदो बैठे रहते हैं। वहाँ की सजावट देखकर मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो ओयांग उससे बोलता है कि हमारा शो यूनिवर्सल कन्वेंशन सेंटर में नहीं बल्कि यहीं पर ही होगा, लीदो के होटल में। ये सब देखकर मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो उसके बाद मिया उससे बोलती है कि तुमने तो दूसरा वेन्यू बुक करा दिया था ना, उसका क्या हुआ। तो ओयांग उससे बोलता है कि वो सब तो झूठ था। तो मिया कहती है कि मैंने तो उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखे थे। फिर ओयांग उससे बोलता है कि वो फेक पेपर्स थे और वो पेपर मैंने सीईओ को बोलकर तैयार करवाए थे। और उसके बाद उसे बोलता है कि तुमको हमारे स्टाफ मेंबर्स में कुछ गड़बड़ लग रही थी तो मुझे भी तो लगेगी। तो उसके बाद लीदो उसको बताता है कि जिस दिन उसका होटल खुला था तो अचानक से ओयांग उसके होटल में आया और उससे सारे वेन्यू एक ही टाइम पर बुक हो गए हैं, इसीलिए उसको लीदो का होटल यूज करना है। तो ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि इस होटल को बुक करने के लिए ओयांग ने मुझे प्राइस तो थोड़ा कम बोला था, लेकिन ओयांग तुम्हारे बिजनेस माइंड को मानना पड़ेगा। ओयांग ने मुझसे बोला कि मेरा होटल अभी नया है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। तो अगर ओयांग अपने शो को मेरे होटल में कंडक्ट करवाएगा तो ऑफ कोर्स ज्यादा लोगों को मेरे होटल के बारे में पता तो चल ही जाएगा। तो ओयांग की इन्हीं सब बातों से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया और मैंने ओयांग को अपना होटल यूज करने की परमिशन भी दे दी। तो ये सब सुनने के बाद मिया उससे बोलती है कि तुमने सारा प्लान सीईओ और लीदो को बता दिया था तो मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये सब सुनकर सीईओ उससे बोलती है कि ओयांग ने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इस प्लान को सीक्रेट रखना चाहता था, और अगर गलती से भी किसी को भी इस प्लान के बारे में पता चल जाता तो कोई ना कोई इस प्लान को फ्लॉप करने के पीछे भी जुड़ जाता। तो ये सब सुनकर ओयांग मिया से कहता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे तुम्हें परेशान होते हुए देखना था। यही सब सुनकर मिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओयांग से बोलती है कि तुम भी ना बहुत ज्यादा नॉटी हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा ही कहकर वो ओयांग के पीछे से मारने के लिए दौड़ने लग जाती है।
नेक्स्ट डे ओयांग जब ऑफिस में आता है तो वो मिया से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मिया उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करती है। तो ओयांग उससे बोलता है कि क्या हुआ, अब तक तुम मेरी बातों से गुस्सा हो? तो मिया कहती है कि नहीं, तुम्हारी बातों पर मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए ना, बल्कि खुश होना चाहिए। तुम्हें पता है मुझे कल तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी, मुझे तो लग रहा था कि अब हम वो शर्ट हार ही जाएंगे। तो उसके बाद ओयांग मिया से बोलता है, सॉरी बाबा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब तक वहाँ पर उरे आ जाती है। तो ओरे ओयांग को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। ओयांग ओरे की बात सुनने के बाद बोलता है कि तुमको जो बोलना है तुम यहाँ पर बोल सकती हो। तो ये सब सुनने के बाद ओरे मिया से कहती है कि तुम बाहर चली जाओ। तो मिया जैसे ही बाहर जाने वाली होती है तब तक ओयांग उसको रोकता है और उससे बोलता है कि मिया से कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, आखिरकार ये मेरी सेक्रेटरी जो है इसको मेरी सारी बातें पता होती है। फिर उसके बाद ओरे ओयांग से कहती है कि तुमने मुझे बताया जगह कैसे चेंज कर दी, और तुमने लीदो के होटल पे अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करने की सोच भी कैसे ली मुझसे बिना पूछे। ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि तुमसे पूछना जरूरी था क्या। तो ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ और मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि अभी के अभी तुम लीदो के होटल पे अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करना कैंसिल करो और जो पहला वेन्यू तुमने सेलेक्ट किया था उसी पे अपना इवेंट करवाओ। तो ओयांग कहता है कि अचानक से तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लग गई हो, तुमने सारे वेन्यूज बुक करा दी थे, इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम मुझे लीदो का होटल भी यूज करने नहीं दे रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम वही हो जो अपनी कंपनी से इतना ज्यादा प्यार करती थी? क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों को देखकर मुझे लग नहीं रहा है। ये सारी बात सुनने के बाद ओरे को गुस्सा आता है और वो ओयांग से कहती है कि हाँ, इन सारी चीजों के पीछे मेरा ही हाथ था, क्या कर लोगे तुम? हमेशा से मैंने इस कंपनी के लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन मुझे हमेशा पीछा क्यों धकेला जाता है क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का अपना खून नहीं हूँ। तो ये सब सुनकर ओयांग बोलता है कि मैंने कहा ना, मैं इस प्रोजेक्ट को इसलिए नहीं संभाल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें नीचा दिखाना है, बल्कि मुझे खुद को प्रूव करना है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये सब सुनकर ओरे उससे बोलती है कि अगर तुम मुझे नीचे नहीं दिखा रहे हो तो तुम यहाँ पर आए क्यों? जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कहा था तो तुमने ये सब छोड़ा क्यों नहीं? तुम बस हमेशा से मुझे चैलेंज करते आ रहे हो। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं तुम्हें चैलेंज करूं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चैलेंज करूं तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और उसके बाद ओयांग ओरे को चैनजे की फोटो दिखाता है जिसमें कि ओरे चैनजे के साथ होती है, और वो बिना चैनजे का नाम लिए हुए ओरे से कहता है कि कोई भी सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉय के साथ इस तरीके से रहेगा तो बाकी लोगों को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और अगर तुम चाहती हो कि ये फोटो कहीं बाहर ना जाए तो तुम मुझे लीदो का होटल यूज करने दो। चैनजे की फोटो देखने के बाद ओरे काफी घबरा जाती है और ओयांग की शर्ट मारने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में मिया ओयांग के सामने आती है और ओयांग से कहती है कि ओरे ने तुम्हें लीदो का होटल यूज क्यों करने दिया? तुमने उसे कुछ दिखाया था ना, क्या था वो? तो ओयांग मिया को चैनजे और अपनी बहन के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर मिया को चैनजे के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय।